हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन? पॉसिबल है तो आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। कैमरा ऑन कर सकते हैं। EMRS वेजलपुर, EMRS 1, EMRS वाघोडिया, EMRS नारूकोट। ठीक है, पॉसिबल है तो हम कैमरा ऑन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो लास्ट क्लास था, ठीक है, उसमें हमने पूरा पेपर था वो सॉल्व किया था। 1 से लेके 50 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हमने समझे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस हार्ड थे क्या कुछ? नहीं, हार्ड नहीं था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो कि 1 या 2 मिनट में सॉल्व ना हो पाए? अगर एक दो को छोड़ दे, ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व लेस देन 2 मिनट। कि जेई नीट में आपके पास इतना ही टाइम होता है कि 2 मिनट के अंदर या लेस देन 2 मिनट, ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कल जो है, ठीक है, एक मीटिंग होने के कारण सेशन नहीं होने वाले हैं। उसकी बदले फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी टेस्ट रहेगी। उसमें 45 MCQs रहेंगे, ठीक है, सबके लिए 45 MCQs रहेंगे। एंड आपको 1 घंटा मिलेगा फॉर 45 MCQ। यू विल गेट 1 आवर। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे जो आपने लास्ट टेस्ट में दिया था, ठीक है, उसके जैसे ही होंगे। कुछ डेटा चेंज हो गया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया होगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। चैप्टर नंबर 2 हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक दो आ सकता है, बट कैपेसिटेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। कैपेसिटर वाला अभी के लिए नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। EMRS वेजलपुर मैं आपको देख सकता हूँ, काफी कम स्टूडेंट दिख रहे हैं आज मुझे। आई थिंक एब्सेंट है या क्या है? ठीक है, लास्ट में जो बैठा है उनको दिख रहा है ना? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आज जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस के पूरा वन शॉट, यानी पूरी की पूरी चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए, कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कैलकुलेशन है या फिर सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया या फिर सर फॉर्मूला ही याद नहीं आया, तो वट एवर द रीजन इज दैट, जस्ट नोट इट डाउन इन योर बुक। एक पेज में वो रीजन लिखो, ठीक है, कि कोई मेरी सिली मिस्टेक कैलकुलेशन हो गई कि वो क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट बन गया, या फिर सर मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आया। तो फॉर्मूला याद नहीं आया, क्यों नहीं याद आया? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया था, ठीक है। सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि तुमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो भी रीजन तुम्हारे है जिसकी वजह से क्वेश्चन इनकरेक्ट किया या क्वेश्चन समझ नहीं आया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, वो सारे रीजन की एक लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट बनाओ एंड देन वर्क अपॉन दैट रीजन, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम फाइंड नहीं करोगे कि क्यों मेरे marks नहीं आ रहे, व्हाट इज द रीजन कि मेरे क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, तब तक तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में वन शॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में होगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो
ये जो आपकी फर्स्ट पार्ट है, एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, वो पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर ही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये चार्जेस अगर रेस्ट पे है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, तो इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। यहाँ पे जो है ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यहाँ पे नहीं मिलेगी, चार्जेस अगर रेस्ट पे है तो। ठीक है, अब जो चार्जेस है वो मोशन पे आ गए, तो चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी ही, बट मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करेगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। कब की बात कर रहे हैं, जब चार्ज को हमने मोशन दे दिया। ठीक है, मोशन दे दिया यानी कि v जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि फ्लो ऑफ द चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, करंट, और करंट की वजह से ही क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब चार्ज यहाँ पे देखो v कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये क्या है, चार्ज की पोजीशन में क्या चेंजेस करेंगे तो कौन सी फील्ड हमें मिलेगी, उसकी डिटेल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। ठीक है, तो जो चार्ज है सर होता क्या है, क्या कोई भी पार्टिकल का छोटा सा पार्ट चार्ज नहीं, जो चार्ज है, ठीक है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंट्रिंसिक, मैं ज्यादा थियरी पे नहीं जाऊंगा, बट फिर भी जिसकी डेफिनेशन की जरूरत है वो मैं बताते जाऊंगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स। जैसे मास कैसे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वैसे ही चार्ज जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कि जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स लगता है। अब चार्जेस के अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो लाइक चार्ज होगा, वो क्या करेगा, लाइक यानी सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। बट अनलाइक होगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, और जो चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या है सर, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी, इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, ए टी। और कूलम नाम के साइंटिस्ट ने बहुत यहाँ पे रिसर्च किया था, तो कूलम भी इसको लिखते हैं। तो ये इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट अगर बात करें तो भी मोर प्रिसाइज। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है, तो सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलम, क्योंकि नीट के एग्जाम में ये नाम पूछ सकते हैं कि सीजीएस यूनिट का नाम बताओ, तो सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलम, या फिर इसको ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, जो फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, फ्रैंकलिन। ठीक है, सीजीएस यूनिट के बारे में, इसीलिए सीजीएस यूनिट को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं या स्टेट कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा सा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर लार्जेस्ट यूनिट की अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, ठीक है, लार्जेस्ट, तो फेराडे। फेराडे जो है वो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट है, ये क्या है, सीजीएस, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, छोटा है यूनिट है चार्ज का। ठीक है, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जस्ट हमें नाम याद रखना है कि सीजीएस में ये है, एमकेएस में ये है। लार्जेस्ट यूनिट बोले तो सर इतना है, कितना लार्ज है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, कि 1 फैराडे हमारा इतना होता है, 96500 कूलम। ठीक है, तुम्हें पता है कि कोई भी एटम होता है, ठीक है,
एटम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर हम बात करें एटम की, कि सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस है। उसके आसपास क्या है? ऑर्बिट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, राइट। तो बीच में हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो मिनिमम जो चार्ज होता है दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, मिनिमम चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, -1.6 10⁻⁻19 कोलम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर पे रहते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सेम ही है, बट प्लस प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में माइनस। तो हमें लगता है कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, बस खत्म। नहीं, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं ना सब लोग? नोट्स बना रहे हैं ना? देख लेता हूँ, ठीक है। वही, ओके ओके फाइन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मैं इस स्क्रीन पे होता हूँ तो चैट में थोड़ी देर बाद देख लूंगा। तो हमें लगता है कि सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वही छोटे छोटे पार्ट है क्या? एटम जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उसी से बना है? नहीं, जो प्रोटॉन है वो भी छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। उसको क्वार्क्स बोलते हैं, क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स इज लाइक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्वार्क्स पे भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अप क्वार्क्स होते हैं, दूसरा होता है डाउन क्वार्क होता है। जो अप क्वार्क होता है सर, उसका जो चार्ज है +2/3 है। डाउन क्वार्क है, ये नोट्स बनाते जाते हैं, ठीक है, याद रखना है सब। डाउन क्वार्क है, उसका जो चार्ज है सर -1/3 है। ठीक है, अब जो प्रोटॉन, मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वो सब क्या है? क्वार्क से बने हुए हैं। तो सब क्वार्क से बने हुए हैं। तो अगर क्वार्क से बने हैं तो कैसे बने हैं? तो अगर प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से बना हुआ है। क्या नाम है उसका? उसका कॉम्बिनेशन याद रखना है, यू यू डी। प्रोटॉन जो है वो यू यू डी क्वार्क से बना हुआ है। यू क्या है? अप क्वार्क एंड डी फॉर डाउन। तो अगर यहाँ पे हम लिखे +2/3 एंड फॉर दिस सेकंड यू +2/3, दिस थर्ड डी वी राइट -1/3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? +4/3 -1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 1, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3/3 तो 3/3, 3 कट, तो हमारे पास क्या बचा? ई बचा। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है तो, राइट। तो ये प्रोटॉन का चार्ज हमारा आ गया। ठीक है, तो प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ क्वार्क, यू यू डी। वो आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, कभी ऑप्शन में देते हैं यू डी डी, यू यू यू, यू यू यू, ऐसे 3 बार यू लिख देते हैं, डी 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 3 बार डी लिख देते हैं। ठीक है, तो बट आपको यही स्पेसिफिकली याद रखना है, यू यू डी। अगर न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर बात करें, फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है, तो फॉर न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? यू डी डी। न्यूट्रॉन का है यू डी डी। चेक करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का तुम्हें पता है कि चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन का चार्ज तो यहाँ सेंटर पे रहता है 0, राइट। तो चेक करते हैं, यू फॉर 2/3, डी फॉर -1/3, डी फॉर -3/2। तो ये कितना? -2/3 एंड +2/3, तो ये हमारा आ गया 0। क्लियर है? आगे बढ़े।
तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी उसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी यानी उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम देखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो सम करते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, 5 कूलम प्लस 2 कूलम, 7 कूलम। बट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ऐसे एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते थे हम। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें वेक्टर, ठीक है। अगर 2 न्यूटन एक्स में लग रहा है, 3 न्यूटन वाई में लग रहा है, ठीक है, 2 न्यूटन एक्स में, 3 न्यूटन वाई में, तो इसको मैं फाइव आई जे लिखूंगा क्या? नहीं, ये गलत होगा। तो जो वेक्टर है उसका एडिशन हम सिंपल नहीं कर सकते, उसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कि वेक्टर कोई भी फिजिक्स में कोई भी वेक्टर हो, उसका एडिशन करने के लिए ये रूल यूज होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्केलर है तो डायरेक्टली कर दो, 1 + 1 2। ओके। अब कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी की बात करें, ठीक है, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी को अगर हम रब करेंगे, ठीक है, तो सपोज कि ये कोई बॉडी है, उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रब करने से। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसका मतलब क्या है, इसने जो इलेक्ट्रॉन है लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसकी वजह से जो मास है, सपोज पहले m था एंड अभी इलेक्ट्रॉन लूज करके m डैश बना, तो m डैश है वो लेस हो जाएगा m से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, जिसकी वजह से उसका जो मास है वो क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तुम लोग, राइट, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो अगर गेन किया तो ये जो एम डैश है, नया मास, वो बढ़ जाएगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन एम लिख सकते हैं, जो पुराने से बढ़ गए। तो कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ चार्जिंग करने की 3 मेथड है। कोई भी न्यूट्रल बॉडी हो, जैसे कि आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि कॉम्ब है, कॉम्ब को हम क्या करेंगे, ड्राई हेयर में इस तरह रब कर रहे हैं, फिर कॉम्ब को हम ले जाते हैं कागज के पास, कॉम्ब को कागज के पास ले गए तो कागज क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉम्ब क्या हुआ, ऐसे ड्राई हेयर पे रब करने से मैग्नेट बन गया क्या? ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो कॉम्ब क्या हो गया, उसमें जो कोई इलेक्ट्रॉन थे वो लूज हुए बाय रबिंग द कॉम्ब, इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो वो चार्ज बॉडी बन गया, ठीक है। अब वो चार्ज बॉडी बन गया तो दूसरे कोई कागज के पास जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के लिए, बड़े कागज को नहीं करेगा इतना ट्रिक, छोटे छोटे पीस की बात करें, स्मॉल पीस ऑफ पेपर। वो क्या करेगा, जो पेपर के जो भी एटम्स है उसको पोलराइज करेगा, ठीक है, और फिर वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद चार्ज बॉडी। इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है, कि क्यों कॉम्ब कागज के छोटे पीस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद चार्ज हो गया, अब कागज के जो एटम है उसको पोलराइज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज बॉडी। एक तो हुआ फ्रिक्शन जिसकी हमने बात की, ठीक है। दूसरी जो मेथड है कि डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर दो, वायर कनेक्ट कर दो तो क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। कि एक हमारी लास्ट एग्जाम में भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि दो कोई ऑब्जेक्ट है, दो स्फीयर है, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, यहाँ पे रेडियस r1 है, यहाँ पे रेडियस r2 है, ठीक है। दिस इज r1, दिस इज r2। इसका कोई चार्ज q1 है, इसका चार्ज हमारा q2 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वायर है, उसके साथ स्विच है, इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है कि व्हेन स्विच इज क्लोज, लाइक स्विच ऐसे बंद कर दी, तो जो फाइनल चार्ज होगा वो क्या आ जाएगा, इस पे इस पे। उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय Q टोटल,
सर कहाँ से आया? ये डेरिवेशन से आया। अभी इसको क्या लगाना है? रट्टा लगाना है, ठीक है। ये अभी डेरिवेशन तो हम करने नहीं वाले, तो ये पूरा याद ही रखना है। Q1 है तो यहाँ पे R1 आएगा, यहाँ पे चार्ज है तो Q2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 Q टोटल, ठीक है। वैसे जनरली मैं बोलता हूँ कि समझ के सारे टर्म्स याद रखो, बट अभी क्या है कि ये इक्वेशन है, उसका पूरा जो 1-1.5 पेज का डेरिवेशन है, जो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रखना है। लास्ट जो टेस्ट हुई थी, उस टेस्ट में भी ये इक्वेशन यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। अब दूसरी वेराइटी का क्वेश्चन है, ये भी आता है कि दो स्फीयर है जो क्यू क्यू चार्ज से क्यू क्यू चार्ज से चार्ज किए गए हैं, ठीक है। और एक जो स्फीयर है वो न्यूट्रल है। एनसीईआरटी का ही एक है एग्जाम्पल में। तो अब क्या कर रहे हैं कि चार्ज बॉडी को यहाँ पे ले जाके टच कर रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं, फिर उसको दूर फिर से ले जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? तुम्हें पता है कि चार्ज का फ्लो हायर से लोअर तब जाएगा जब तक उस पे इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, जब तक उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इक्वल नहीं हो जाता। तो जो चार्ज हो क्या हो जाएगा? Q/2, Q/2 अब दोनों में हो जाएगा, ठीक है। ये C ले लो, ये ले लो, B ले लो। तो यहाँ पे ले गए, अब इसका जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, Q/2 बच जाएगा। अब वापस ले आए तो पहले सपोज इसके बीच का फोर्स था वो F लग रहा था, तब वापस ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आधा हो गया, ठीक है। चार्ज आधा हो गया तो फोर्स भी यहाँ पे आधा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी हम टच कराते हैं तो चार्ज क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। वापस आ जाते हैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। कहाँ पे थे हम? हाँ, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज कैसे किया जाए उसका हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो जो थर्ड मेथड है, याद है थर्ड मेथड का नाम किसी को? यहाँ पे हमने फ्रिक्शन यानी रबिंग की, यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट किया यानी कांटेक्ट किया। तो इन दोनों में क्या है? कांटेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे है विदाउट एनी काइंड ऑफ कांटेक्ट, यानी कि बाय इंडक्शन बोलते हैं। बाय इंडक्शन यानी क्या कि ये न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास में क्या ले जाओगा? एक, इसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये न्यूट्रल बॉडी के पास में मैंने पॉजिटिवली चार्ज एक रोड ले आया। तो अब क्या होगा कि ऑल द नेगेटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट एट दिस साइड, उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे अर्थिंग दे दूंगा। अर्थिंग दे दूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज सारे ग्राउंड पे अर्थ पे चले जाएंगे, एंड फिर ये रोड को मैं ले जाऊंगा तो जो पूरा का पूरा स्फीयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो मेथड है उसका नाम है इंडक्शन मेथड। विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन चार्ज लाइक दिस, ठीक है। तो तीन मेथड है, तीनों मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में नाम भी दे सकते हैं। फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अभी देखो फ्रिक्शन का मैंने बताया कि कॉम को हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, ठीक है। कॉम को हम रब कर रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ। वैसे कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुआ, सपोज कि हमारे पास ग्लास रोड है, ग्लास की रोड है, या फिर फर है, वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ, इसको मैंने रब किया, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड है। तो इसको रब करने से जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा इन तीनों में। तुम ऐसा भी याद रख सकते हो GFW। और जिसके साथ हमने रब किया ऑफकोर्स उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज, तो कौन से ऑब्जेक्ट है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। ग्लास रोड को हमने किया सिल्क के साथ, सिल्क जो रेशमी कपड़े आते हैं उनके साथ।
ठीक है। फर है उसको हमने प्लास्टिक के साथ यहाँ पे रब किया, और ये जो है उसको वुडन क्लॉथ को रबर शूज के साथ या फिर प्लास्टिक के साथ रब किया। तो ड्यू टू द रबिंग, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है फिक्स है, ठीक है, फिक्स वैल्यू है, ग्लास रोड है, ग्लास रोड को हमने सेल किया, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ रब किया, तो पॉजिटिवली चार्ज होगी। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो, कोई भी मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो याद रखना है SPR, सिल्क प्लास्टिक रबर, सिल्क प्लास्टिक रबर, और नेगेटिवली चार्ज हो गए GFW, ग्लास रोड फर एंड वुलन क्लॉथ। GFW पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है, अगर रबिंग के कारण बॉडी चार्ज हो रही है तो उसमें। एक बार नोट डाउन कर लो। आगे करते हैं फिर। अब जो चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज ए है, इसकी प्रॉपर्टी ए है, उसकी मेनली तीन प्रॉपर्टी है। एक तो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी की बात करें चार्ज की, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, दैट वुड बी ओनली द मल्टीपल ऑफ इंटीजर, कि एक चार्ज गया, दो गया, तीन गया, ऐसे ही वो ट्रांसफर करेगी। दूसरी जो है कंजर्वेशन, कि चार्ज जो है कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगा, इट विल जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तीसरी है चार्ज जो है इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि कोई v स्पीड से हमने उसको क्या बोला, एक्सेलरेट कर दिया, तो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज जैसे हमने आगे भी देखा था कि एल्जेब्रिक सम होगा 2 + 3, अगर माइनस चार्ज है तो -2, ऐसे एल्जेब्रिक सम होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल यही एक दो लाइन स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। अगर कोई चार्ज है, ठीक है, सपोज एक चार्ज यहाँ पे 2 कूलम का है, दूसरा जो चार्ज है 5 कूलम का है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, लेट अस से 5 मीटर। तो इन दोनों के बीच पे, जैसे कि पहले बताया कि लाइक चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, एंड इट सेज दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, सॉरी स्केलर फॉर्म है, ठीक है, स्केलर। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो सेम ही है, बट यहाँ पे वेक्टर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, K Q1 Q2, यहाँ पे वेक्टर लिखना पड़ेगा अगर वेक्टर के टर्म में है तो। R1 - R2, यहाँ पे दो ऐसे लगा रहे हैं लाइन, इसका मतलब भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मोड लिख सकते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्यूब R1 - R2, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हुआ, ये हमारा स्केलर फॉर्म में हुआ। तो यहाँ पे अगर दो चार्ज यहाँ पे 2 और 5 कूलम के है, तो अगर फोर्स पूछा है तो F, K क्या है, कूलम कांस्टेंट है, ठीक है, Q1 2 Q2 5 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5 5 कैंसल हो गया, तो 18/5 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। और जो कूलम फ्लो है ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एंड जो चार्जेस है वो रेस्ट पे होता,
सर रेस्ट पे कैसे रह सकते हैं, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव। रेस्ट पे नहीं रह सकते, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। बट इसको हम कोई होल्डर से होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है उसमें जो चार्ज की हम स्टडी करेंगे, तो ऐसे ही चार्ज की स्टडी करेंगे जो चार्जेस रेस्ट पे है, ठीक है। अब यही चार्ज है, उसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। पानी में डाल दिया यानी कि कोई पानी या कोई मीडियम में डाल दिया, तो जो सर जो फोर्स है उस फोर्स में कोई चेंज होगा क्या? यस। तो जो नया फोर्स होगा मीडियम का, ठीक है, एफ के ले लेते हैं, के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो एफ बाई के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यूजुअली तो एग्जाम में दे देते हैं, बट अगर नहीं दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा, 80 होता है। इट इज 80, 80, ठीक है। तो अगर यही जो चार्जेस की सिस्टम है, अगर आप पानी में डाल दोगे तो F/80 न्यूटन, एफ हमारी वैल्यू क्या है, ए वाली वैल्यू है। तो सिंपल तुम्हें ये याद रखना है कि फॉर मीडियम जो फोर्स है वो F/K टाइम्स हो गया, ठीक है। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको परमिटिविटी भी बोलते हैं, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर सॉरी, या फिर एप्सिलॉन नॉट एम बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, मीडियम की परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। मीडियम का अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे फ्री स्पेस की बात करें यानी कि वैक्यूम का, उसका के जो होता है कितना होता है, 1 होता है। एयर की बात करें तो एयर का जो होता है वो होता है 1.00546, तो इसको हम 1 ही ले सकते हैं, ठीक है, इसको 1 ही ले सकते हैं। अगर वाटर की बात करें तो 80, कोई मेटल प्लेट की बात करें तो इनफाइनाइट। तो ये के की अलग अलग वैल्यू है, अगर चार्ज की सिस्टम को हम अलग अलग मीडियम में रखेंगे, ठीक है, तो जो फोर्स है वो F/K टाइम्स हमारा बन जाएगा। और ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो कूलम का फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है उसका मतलब क्या है, ठीक है, कंजर्वेटिव आपने पढ़ा होगा 11th में, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास दो चार्जेस है या फिर तीन चार्जेस ले लो, ठीक है, तीन चार्जेस है विच इज प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एल 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 का है, तो चार्जेस है वो यहाँ पे रखा है, लेट अस से क्यू क्यू एंड क्यू। तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेंटर पे या इस पॉइंट पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो तुम्हें पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3। तो तुम्हें कौन सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा? सुपरपोजिशन बहुत ही सिंपल है कि फोर्स जिसके पर हम फाइंड करना चाहते हैं सेकंड पे इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। इंडिविजुअल कौन सा फोर्स है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्यू चार्ज है वो इस पे लगाएगा, अब लाइक चार्ज है तो इस तरफ लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, राइट। ये जो चार्ज है वो इस तरफ लगाएगा और इस पे इस तरफ लगेगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल फोर्स हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो F12 ड्यू टू 1 प्लस F12 ड्यू टू 3। अब Q1 Q2 एंड जो भी डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, तो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, ओके। तो जो सेकंड पे यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो हमारा किस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड इसकी, वो हमारा कितना हो जाएगा, 2F, ये हम F लेते हैं। और एंगल कितना होगा, cos 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 डिग्री है।
ठीक है। सुपर पोजिशन में क्या करना है, यहाँ इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल दे कैन गिव अ स्क्वायर आल्सो, पेंटागन भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स से चार्ज रख दिए और बोला कि सेंटर पे फाइंड करो या इस पे फाइंड करो, सब में सुपरपोजिशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस तरह के सम है, तो एक बार आप एनसीईआरटी में भी देख लेना, एग्जाम्पल में ही है, ठीक है। अब दूसरे कूलम्ब्स लॉ में एक और वेराइटी का क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस रखा है, ठीक है, सपोज दिस इज Q1 एंड Q2। एक Q1 है, एक Q2 है, इसका बीच का जो डिफरेंस डिस्टेंस है उसको हम R0 ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे कहते हैं सर, कि जहां पे एफ नेट होगा वो जीरो होगा, ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एंड Q1 एंड Q2 हमारा क्या है, रेस्ट पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें फाइंड करनी है कि थर्ड चार्ज को, यहाँ पे Q1 एंड Q2 है, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। तो पहले पॉजिटिव वाला केस अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो पॉजिटिव है दोनों, तो ये एक दोनों को क्या करेगी, रिपल करेगी, इसको फोर्स यहाँ पे लगाएगी, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इस तरह रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे भी कहीं पे रिपल्सिव फोर्स तो होगा ही, ठीक है। तो जब भी Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो जो एफ नेट वाली पोजीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, वो हमेशा कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अगर Q1 एंड Q2 लेस देन जीरो है, यानी कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो Q1 एंड Q2, ठीक है, सपोज ये हमारा यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ये हमारा माइनस चार्ज है। तो इसमें क्या होगा कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में कहीं पे एफ नेट जीरो हो ही नहीं सकता, बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। इस कंडीशन में जब भी ऑपोजिट चार्ज हो, तब जो फोर्स होगा वो कहाँ पे जीरो होगा, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द लाइन, इस चार्ज से दूर। तो हमें फाइन क्या करना है सर, फाइन हमें ये करना है कि थर्ड चार्ज में कहाँ पे रखूं, ये दो चार्ज है ऑलरेडी एक लाइन पे, एट line joining two charges are placed at the rest, so where should I put my third charge so the equilibrium is established। इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट हमारा जीरो हो। और तुम्हें याद हो तो लास्ट एग्जाम में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमने क्यू चार्ज रखा, कहाँ पे रखा वो नहीं पता है, बीच में कहीं पे x1 डिस्टेंस पे रख दिया, तो हमें ये x1 डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन, अभी तो डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो आपको याद रखना है, x1 इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाई Q2 बाई Q1 प्लस 1। x1 क्या है, पोजीशन ऑफ दैट चार्ज, कि वहां पे जो एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्ज, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। तो x इज द डिस्टेंस वेर आई हैव टू पुट माई चार्ज। अब यहाँ पे Q2 Q1 लिखा है, वहां पे कोई वैल्यू रख सकते हैं हम, डिस्टेंस रख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में वो गिवन ही होगा। अब सेकंड केस, जब Q1 Q2 लेस देन जीरो है, तो मेरा x क्या होना चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे, ठीक है, कोई चार्ज Q रख रहा हूँ और ये मेरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, x ले लेते हैं, x1। तो जो x1 होगा दैट इज R0 डिवाइड बाई Q2 बाई Q1 माइनस 1। दोनों फॉर्मूला सेम ही है,
दोनों फॉर्मूला में चेंज क्या है, यहाँ पे प्लस है and यहाँ पे माइनस है, बाकी सब सेम। माइनस कब लिखना है, जब लेस देन जीरो यानी कि अपोजिट चार्जेस हो। ठीक है, एक बार देख लो। आज यहाँ पे तो अभी हमने फोर्स के बारे में देखा, ठीक है, एफ नेट कौन से पॉइंट पे जीरो होगा। फिर आगे जाके फील्ड वाले क्वेश्चन भी इस तरह ही होंगे। फील्ड सर कहाँ पे जीरो होगी, कौन से पोजिशन पे फील्ड जीरो होगी। तो उसमें भी जब भी आपको फील्ड के लिए पूछे तो उसमें भी आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कौन से पोजीशन पे फील्ड आपकी जीरो होगी। अब सर मैं फॉर्मूला भूल गया, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ये वाला, तो क्या करें। तो कुछ नहीं, सिंपल करो कि ये चार्ज पर इस पर फोर्स प्लस ये चार्ज के कारण इस पे फोर्स, तो एफ क्यू वन क्यू प्लस एफ क्यू टू क्यू। ठीक है, इसको एक्चुअली क्यू पहले लिखना होता है कि जिसपे फोर्स फाइंड करना है उसको हम पहले लिखते हैं, तो एफ क्यू क्यू वन एफ क्यू क्यू टू इज इक्वल टू जीरो, बस अब वैल्यू रख दो इसमें। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। ओके फाइन, आगे करते हैं। ठीक है, दो चार्ज हमने कुछ अननोन डिस्टेंस पे रखा था एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें फाइंड करना था। अब एक इसमें वेराइटी के ये भी हो सकते हैं कि दो चार्ज को आप सस्पेंड कर दिए कुछ रस्सी से। ठीक है, वो देखते हैं। एक यहाँ पे इस तरह सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग से हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के ऊपर दो स्फीयर लिए, कोई एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा नेगेटिवली, या फिर दोनों अगर लेटर से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस पे हमें क्या फाइंड करना है, ये सस्पेंड किया तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा। और तुम्हें पता है कि ये लाइक चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक के ऊपर ऐसे दूसरे के ऊपर ऐसे। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो यहाँ पे बीच में कुछ एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, तो एंगल थीटा कितना बना, तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज। फ्रीली दो पॉइंट चार्ज को सस्पेंड किया तो एज पर द नेचर ऑफ द चार्ज it is going to attract or repel. So here we have to draw the FBD. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एफ ई बोल देंगे। और यहाँ पे भी हमारा रिपल्सिव फोर्स लगा। अब नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी तो होगी सर, ठीक है, एम जी लगेगा, नीचे एम जी लगेगा। अब मैं ऐसे इमेजिनरी एक्सिस बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स भी सर लगेगा, यस सर, टेंशन फोर्स तुम्हें बताएगी हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ये हमारा टेंशन फोर्स होगा। अब ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ए बी थीटा होगा। ठीक है, अब ये टी है तो ये कितना बनेगा, टी कोस थीटा। और सर ये कितना बनेगा, ए टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये थीटा होगा तो ये क्या बनेगा, टी कोस थीटा एंड टी साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट लेने आने चाहिए तुम्हें। इतना समझ आया। अब क्या करेंगे हम, करना क्या चाहते हैं, एक तो टेंशन कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फोर्स चेंज होगा वैसे ही टेंशन एंड यहाँ पे एंगल भी चेंज होगा, तो दो चीजें फाइंड करना है, एक तो टी
एंड एक जो है हमारा थीटा। तो ये दो चीजें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो तुम देख सकते हो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दूसरा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लिया, ये कट ये क्या हो गया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू एम ई बाई एफ ई। ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉट थीटा या फिर यूजुअली टेन थीटा के टर्म में रहता है, कॉट में लिखो तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, बट टेन के टर्म में रहता है तो टेन के टर्म में मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। एफ हमारा क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। सर आपने यहाँ पे टेंशन तो किया ही नहीं, टेंशन कैसे निकालेंगे, ये जो टी है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया सर, वन हो गया। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, स्क्वायर रूट सामने भेज दिया, तो ये हमारी टेंशन की वैल्यू आ गई। सर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आते हैं क्या, ठीक है, तो देखो अभी पेपर बनाना है, ठीक है, तो आ सकते हैं कि थीटा फाइन करो, टेंशन कितना होगा वो फाइन करो। ठीक है, मुझे भी बताया टाइम हो गया, बट लास्ट 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट के बाद हम सेशन को पूरा करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इसके बाद जो है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे, ये डाइपोल है, डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है, 2 kp/r क्यूब। डाइपोल पे इक्वेटोरियल पे कितनी होती है, kp/r क्यूब, व्हेन r इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये डाइपोल है, डाइपोल के जो घूमती है तो टॉर्क कितना लगता है, वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो ये वाले फॉर्मूला आपको देखने हैं। फिर एक वायर है, वायर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी फील्ड होती है। एक इनफाइनाइट शीट होती है, स्पीयर होता है, ठीक है, सॉलिड स्पीयर। फिर शेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो आपको देखना है। गॉस का इक्वेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू एन क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन, तो गॉस का इक्वेशन आपको देखना है, गाउस का इक्वेशन भी जिसे कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इमेजिनरी सरफेस, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ये वाला भी आपको इक्वेशंस देखने हैं, ठीक है। और एक हमारा लाइक चैप्टर नंबर 2 में है कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, आई कैप जे कैप के कैप। तुम्हें क्या दिया होगा कि v की वैल्यू गिवन होगी, v की वैल्यू ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। और you will be asked that calculate the electric field at x is equal to 2 मीटर। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सब एक ही चीज है। माइनस डेल बाय डेल एक्स, 2x² 3x³ +1। तो v क्या यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे, पावर में से -1, तो ये हमें e मिला। अब 2 मीटर पे फाइंड करना है तो x बराबर 2 रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो v का डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक बार फॉर्मूला देख लेना। टोटल 45 क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड रखना सॉल्व करने में, और आराम से करना, मीन्स स्पीड रखना, आराम से करना। उसका मतलब क्या है कि सीली मिस्टेक ना हो, उसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ट्राई किया है कि जितना हो सके उतना हम कवर किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट दे देना, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। So bye bye everyone. See you in the next class. Thank you for attending. Bye bye. जिसको कोई क्वेरी है वो अनम्यूट कर सकता है, या फिर
चैट बॉक्स में लिख सकता है। बाय बाय एकलव्य स्टूडेंट। एकलव्य स्कूल में आई थिंक सब लोग के पास पर्सनल पीसी है, राइट? ओके ओके ओके, बाय बाय ऋतु, बाय EMRS, प्रीतेश, एकलव्य स्टूडेंट, एकलव्य स्टूडेंट, एकलव्य स्टूडेंट, निराली। ओके, प्रीतेश बाय। रेज हैंड किया है, कुछ क्वेरी है? चैट बॉक्स में लिखो या माइक है वहां पे तो अनम्यूट कर लीजिए। ओके, ये कल टेस्ट दे देना। और आई थिंक 2 अक्टूबर छुट्टी होगी तो उसके बाद फिर मिलते हैं। सर हाँ बताओ। सिर्फ चैप्टर 1 का ही टेस्ट है ना कल? चैप्टर 1 का ही सिर्फ है। चैप्टर 2 में जैसे मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो दो का सिर्फ एक बार देख लेना। बट टेस्ट सिर्फ चैप्टर 1 का ही है। ओके। ठीक है।